नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना ठाकुर और हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है और आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं और हमारे नंबर्स हैं, कोड है 0177 और नंबर्स हैं 28000177 28000178। मनुष्य जब अपनी ज़िंदगी जीता है तो स्वस्थ शरीर की कामना करता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हम जीवन में अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस तरह से स्वास्थ्य की महत्वता को देखते हुए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे विशेषज्ञों से, स्वास्थ्य विशेषज्ञों से, जिनसे हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है और हमारा आज का विषय है नवजात शिशु व स्तनपान। हर माता पिता की कामना होती है कि उनके घर में एक स्वस्थ शिशु जन्म ले और जिसकी किलकारियों से घर चहक और महक उठे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर मंगला सूद जी, जो कि आईजीएमसी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं और एक शिशु विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार वंदना जी। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवजात शिशु की कैसे देखभाल कर सकते हैं। नवजात शिशु की देखभाल उसके पैदा होते ही शुरू हो जाती है। जैसे डिलीवरी जो है वो अस्पताल में करवानी चाहिए, ट्रेंड जो आपका स्टाफ है वही से करवानी चाहिए, और डिलीवरी के इमिजिएटली बाद जो बच्चा है उसको माँ की छाती पे लटा के स्तनपान जो है इमिजिएटली शुरू करवा देना चाहिए जी। और बच्चे का रख रखाव जो है वो सफाई के साथ और गर्माहट में होना चाहिए, और बच्चे को बाकी बीमारियों से बचने के लिए समय समय के ऊपर टीके वगैरह लगवाने चाहिए। मैम, जब हम बात करते हैं केएमसी, कंगारू मदर केयर, तो ये क्या है और ये कैसे लाभदायक है? जैसे मैंने बताया कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ की छाती के ऊपर लटा के माँ के स्तनों के बीच में लटाओ, तो ये केएमसी का एक पार्ट होता है। जैसे केएमसी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी कि माँ की चमड़ी और बच्चे की चमड़ी साथ में लगे जी। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है। साथ के साथ दूसरा इसका पार्ट होता है बच्चे को माँ का दूध जो है वो मिलना। तो ये दोनों पार्ट्स जब होते हैं तो इसको हम केएमसी बोलते हैं, जिसमें बच्चे को गर्माहट मिलती है, बच्चे को माँ का दूध मिलता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, और जो बच्चा है उसका स्तनपान जो है वो टाइमली शुरू हो जाता है और वो इन्फेक्शन से बचा रहता है। गाइडलाइंस के हिसाब से जो बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, जिसका वज़न 2.5 किलो से कम है, उसको हम केएमसी करने के लिए मतलब उसके पेरेंट्स को केएमसी करने के लिए स्पेशली माँ को प्रेरित करते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ ही केएमसी कर सकती है। परिवार में जब माँ किसी और काम में बिजी है या उसको खाना खाना है या शौच से निवृत्त होना है, तो परिवार का कोई और भी केएमसी कर सकता है। तो ये केएमसी मैम बहुत ज़रूरी है और परिवार का किसी भी सदस्य के थ्रू हम ये करवा सकते हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि हिमाचल में नवजात शिशु का मृत्यु दर कितना है और सरकार किस तरह के कदम उठा रही है इसे रोकने के लिए? आज से कुछ साल पहले हमारा नवजात शिशु मृत्यु दर खासा ज़्यादा था। 1000 बच्चे पैदा होने पे 25 की मृत्यु हो जाती थी जी। पर मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में जो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी है वो कम हुई है, और इस साल जो डाटा रिलीज़ हुआ है उसमें हमारा जो शिशु मृत्यु दर है वो कम होके 12 है 1000 के पीछे। 12 भी खैर ज़्यादा है, लेकिन 25 से 12 लेके आए हैं और उम्मीद है कि इससे भी कम हम आने वाले समय में करेंगे जी। और मैम, ये कहा जाता है कि जब न्यूली बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, तो इसे स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए? जैसे ही बच्चा पैदा हो, क्योंकि जब तो बच्चा पेट में माँ के अंदर होता है तो बच्चा जो है माँ के साथ नाल के साथ जुड़ा होता है, जिसको हम प्लेसेंटा भी बोलते हैं, कॉर्ड भी बोलते हैं और नाड़ू भी बोलते हैं। तो उससे बच्चे को कंटिन्यूसली ग्लूकोज की सप्लाई मिलती रहती है। पैदा होने के बाद क्योंकि वो नाड़ू काट दिया जाता है तो बच्चा माँ से अलग हो गया, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाएं। गाइडलाइंस के हिसाब से अगर ये चीज़ आधे से 1 घंटे के अंदर हो सके तो बहुत अच्छी बात है जी। तो मैम, माँ का दूध जो पहला दूध है तो उसे कब पिलाना चाहिए बच्चे को? जितना जल्दी हो सके उतना इसको पिलाना चाहिए। ये जो
पीला गाढ़ा दूध जिसको हम कलोस्ट्रम भी बोलते हैं, कोई इसको अपने लैंग्वेज में खींच भी बोलता है, इसका बहुत फ़ायदा होता है। बेसिकली ये प्रोटीन से भरा होता है, ताकत से भरा होता है और एंटीबॉडी से भी भरा होता है। तो अगर हम सादे भाषा में बोलें तो ये बेसिकली बच्चे का पहला टीकाकरण है, और इसको देने से हम बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है वो इकट्ठे दे पाते हैं। तो मैम ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी नवजात शिशु है तो उसको एकदम से माँ का दूध पिलाया जाए, और जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी रहेगा। बिल्कुल, मैं इसी में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर कुछ ऐसे हमारे कस्टम्स हैं, जैसे हम बच्चे को शुरुआत में माँ का दूध पिलाने की बजाय घुट्टी या फिर शहद ये सब चटाते हैं, तो बच्चा ना पैदा होने के बाद इमीडिएटली बहुत एक्टिव होता है। तो अगर हम उसको शहद चटा देते हैं तो एक तरह से उसकी भूख शांत हो जाती है, तो ऐसे केस में बच्चा सो जाता है, फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में मुश्किल होती है। तो मेरा पेरेंट्स से यही आग्रह रहेगा कि जिस तरह से बताया जाता है, बच्चे को पैदा होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ चटाई जाए वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ का ये पीला गाढ़ा दूध जो है ये चटाया जाए। जहाँ शहद बहुत तरह से नुकसान कर सकता है, जैसे मैंने एक बताया कि बच्चे की शुगर बढ़ा के उसकी भूख को शांत कर देता है, और बच्चा जो है जल्दी से छाती से दूध नहीं चूसता है, सो जाता है। और दूसरी चीज़, उससे और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं, स्पेशली पेट की इन्फेक्शन। वहीं इससे बिल्कुल उलट ये जो कलोस्ट्रम है जो एक्चुअली में देना चाहिए, जो बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो मैम ये जो हमारी एक तरह से परंपराएं चलती आ रही हैं कि बच्चे को घुट्टी पिला दें या शहद चटा दें, तो इन चीज़ों से हमें दूर रखना चाहिए और ज़्यादा हमारा एम्फेसिस जो रहे वो स्तनपान पे रहे तो ज़्यादा बेहतर है बच्चे के लिए। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्तनपान जब कराना है बच्चे को, शुरुआती हफ्तों में कितनी बार कराना चाहिए? जब तो बच्चा शुरू के दिनों में है तब तो हम ये बोलते हैं कि क्योंकि अभी उसकी साइकिल पूरी तरह से बनी नहीं होती है, और माँ ने भी अभी डिलीवरी कर ली होती है, तो वो भी थोड़ा क्योंकि रेस्ट चाहती है, वो भी पूरा बहुत विग्रसली उसने भी वो टाइम से निकली होती है। तो शुरू में हम ये बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आप 2 से 3 घंटे के बाद घड़ी देख के बच्चे को स्तनपान करवाएं। दिन में कम से कम 8 से 10 बार स्तनपान करवाएं, रात में भी उठ के 2 से 3 बार जो है स्तनपान करवाएं। ये सब इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चा जितनी बार स्तनपान करेगा उतना ही माँ की दूध की मात्रा जो है वो बढ़ती है। तो हाँ, जब बच्चा थोड़ा कुछ दिनों का हो जाता है तो उसकी एक साइकिल सी बन जाती है, तो यूजुअली वो खुद ही डिमांड, मतलब ऑन डिमांड फीडिंग हो जाती है। जैसे वो खुद ही जब रो पड़े तो फिर उस समझने लग जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, या फिर मेरा बच्चा गीला होने के कारण रो रहा है, तो माँ उसके बाद अपने आप ही समझ जाती है और उनका एक अच्छा जो है टाइम बन जाता है फीडिंग का। मैम जैसे आपने हमें ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी कि हमें सबसे ज़्यादा बच्चे को अगर कुछ भी पिलाना चाहिए वो है स्तनपान, और वही के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और लाभदायक भी है। लेकिन मैम कब तक ये स्तनपान शिशु को करवाना चाहिए? 6 माह तक तो केवल और केवल स्तनपान ही करवाना चाहिए। इन 6 माह में बच्चे को पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने कोई दवाई देनी है, क्योंकि कुछ ताकत की दवाई वगैरह जो है वो डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब कई बार होती है, जैसे विटामिन डी की ड्रॉप्स मिलती हैं, और 6 महीने के बाद उसको ताकत के लिए आयरन भी शुरू कर देते हैं। तो 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध, और अगर कोई दवाई आपके डॉक्टर ने लिखी है तो वो देनी चाहिए। उसके अलावा और कुछ नहीं देना बच्चे को। पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती, माँ के दूध में पानी होता है जितना बच्चे को ज़रूरत होती है। 6 माह के बाद उसको ऊपर का आहार तो शुरू करना ही करना है, लेकिन अगर हो सके तो आप स्तनपान को कंटिन्यू रखिए, बच्चे के फ़ायदे में ही है। आप चाहें तो 2 साल 3 साल तक भी स्तनपान करवा सकते हैं, मेरा ये पेरेंट्स को अनुरोध है। लेकिन हाँ, 6 माह के बाद उसको ऊपर का आहार देना ज़रूरी है। तो मैम ये है कि हम 6 महीने तक तो दूध जो पिलाएं वो माँ का ही दूध पिलाएं, और उसके बाद 2-3 साल तक भी हम कंटिन्यू स्तनपान करवा सकते हैं। मैम जब ये स्तनपान करवाते हैं, क्योंकि माँ भी पहली बार बनती हैं, तो किस तरह की सावधानियों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें सावधानी की बजाय मैं ये बोलूँगी कि माँ को एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत बहुत होती है। तो कोई जो ट्रेन पर्सन है, जैसे आजकल हॉस्पिटल्स में हमारा स्टाफ जो है वो ट्रेंड है इस में, लेकिन अगर घर का भी कोई बड़ा जिनके बच्चे हैं, जैसे कोई जेठानी, देवरानी, कोई बहन, दादी, नानी, मासी, ये सब अगर माँ को सपोर्ट करें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बेसिकली कुछ भ्रांतियाँ हैं, जैसे मैंने बताया कि ये जो पहला दूध है ये हेल्दी नहीं होता है, बल्कि
बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बहुत हेल्दी होता है, बस क्योंकि इसका रंग जो है वो थोड़ा गाढ़ा दूध की पीला तरह सफ़ेद नहीं होता है। हाँ। तो कई बार उसको फेंक दिया जाता है, जो बहुत बड़ी गलती है। एक तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी। दूसरी चीज़ ये कि कोई इंसिस्ट करता है माँ को कि नहीं आप बैठ के ही पिलाओ, आप लेट के नहीं पिला सकते हो, और क्योंकि उसकी डिलीवरी अभी हुई होती है, वो उस प्रोसेस से निकली होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि माँ को बैठना लेटना ज़रूरी है। वो जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उस पोजीशन में वो दूध पिला सकती है। हाँ, लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, जिसमें सिर्फ मेंटल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट ही नहीं, उसको आपको हल्लाशेरी भी देनी है, इमोशनल सपोर्ट भी देना है कि हाँ आपने पिलाना है, और बच्चे को ठीक तरह से कैसे पकड़ना है, उसको सपोर्ट कैसे देनी है, ये चीज़ जो है ये थोड़ी माँ को बतानी पड़ती है। जी मैम, हम देख रहे हैं और जैसे आपसे जान भी रहे हैं कि नवजात शिशु को स्तनपान कितना ज़रूरी है, लेकिन माँ के लिए इसके क्या लाभ हैं मैम? माँ के लिए भी स्तनपान के बहुत लाभ हैं। जैसे एक तो मैंने यही बताया कि जब बच्चे को देखती है तो उसका जो प्यार उमड़ता है, ममता उमड़ती है, अटैचमेंट होती है, वो माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है उसकी सेपरेशन जल्दी होती है। जो ये हम रिस्क बोलते हैं, जिसमें कई बार डिलीवरी के बाद पोस्ट प्लेसेंटल पोस्ट हेमरेज, ये हेमरेज हो जाता है, PPH बोलते हैं जिसको, पोस्टपार्टम हेमरेज, तो इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को देख के, छू के, उसको अपने स्तन से लगा के एक नेचुरल हार्मोन जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं ये रिलीज़ होता है, जिससे जो आपका बच्चेदानी का साइज़ है वो खुद ही श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जिससे जो बच्चादानी जो इतनी बड़ी हो गई होती है वो श्रिंक होती है, माँ की ब्लीडिंग जो है वो कम होती है, माँ को बहुत तरह के जो कैंसर्स हैं उनका खतरा भी जो है वो कम होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे सिर्फ बच्चे को नहीं, माँ को भी बहुत ज़्यादा है। और एक और फ़ायदा मैं गिनाना चाहूँगी, कई बार क्योंकि माँ अभी डिलीवरी के ट्रॉमा से निकली होती है, बच्चा छोटा है, स्ट्रेस में है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, मतलब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाने से वो जो पीरियड जिसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं उसमें दोबारा से गर्भ धारण करना जो है वो भी उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, जिसको हम फैमिली प्लानिंग मेथड बोल सकते हैं। तो मैम ये कितना लाभदायक है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं आज आपसे कि माँ के लिए भी बहुत लाभदायक है, बच्चे के लिए भी है, और एक तरह से इसके साथ फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ एक ऐसी माएँ हैं जिनका दूध नहीं बन पाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये भी बड़ी कॉमन भ्रांति है और मैं इसको आपसे ज़रा खुल के डिस्कस करना चाहती हूँ। दूध बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि जो दूध ऑलरेडी ब्रेस्ट या छाती में बना हुआ है उसको खाली करना। तो बच्चा जैसे जैसे चूसेगा छाती को, स्तन को चूसेगा, और जितना वो उसको खाली करेगा स्तन को, उतना ही सिग्नल जो है दिमाग में जाता है और दूध बनाने के लिए। तो इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ अगर बताना चाहूँ कि जैसे हमारे पास फैक्ट्री है और हम उसमें एक ख़ास तरह का सामान बनाते हैं, तो सामान तभी बनेगा जब वो पिछला वाला सामान जो है उसका ऑर्डर मिलेगा और वो बिक जाएगा। इसी तरह से जितनी बार स्तन खाली करेगा बच्चा उतना ज़्यादा माँ का दूध बनता है। तो पर उल्टा क्या होता है कि माँ को ये लगने लगता है कि हाँ मेरा दूध कम बन रहा है, तो बच्चे को स्तन से लगाने के बजाय ऊपर का दूध जो है वो देना शुरू करते हैं। और उससे क्या होता है ना, क्योंकि स्तन से कम चूसता है बच्चा, तो दिमाग को यही चाहता है कि हाँ अभी पिछला तो खाली नहीं हुआ तो और नहीं बनेगा। तो एक तरह से एक साइकिल सी शुरू हो जाती है। तो अगर माँ को ऐसा लगता है कि मेरा दूध कम बन रहा है, तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ एक बार आएँ, बैठें, बात करें, बच्चे को ठीक से कैसे पकड़ना है, कैसे उसको स्तन से लगाना है, ये समझाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसको बार बार अपने स्तन से लगा के चुसवाएं। जितना ज़्यादा बच्चा चूसेगा स्तन को, उतना ही दिमाग में सिग्नल जो है वो ज़्यादा जाता है कि दूध की डिमांड बढ़ रही है और उतना ही ज़्यादा दूध जो है वो निकलना शुरू होता है। जो शुरू के दिन होते हैं उनमें दूध जो है वो एक्चुअली बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ही बनता है। तो जो बच्चा जब पैदा होता है तो पहले दिन उसका जो पेट होता है ना वो एक कंचे जितना होता है। आप ये देखिए तो उसमें सिर्फ एक चम्मच दूध एक बार में आएगा, तो दूध बनता भी उतना ही है। पर भ्रांति ये होती है कि हाँ दूध कम उतर रहा है, तो हम उसको ऊपर का डिब्बे का दूध और ये सब देना शुरू करते हैं। तो वो उल्टा पड़ जाता है सारा का सारा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक सप्ताह तक उसका जो साइज होता है वो एक वॉलनट जैसा, अखरोट के साइज का पहुंच जाता है। तो मतलब उसमें मात्रा जैसे 10-15 ml 20 ml बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही माँ का दूध भी बढ़ता है। शुरू में थोड़ा कम होता है, पर जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और बच्चा चूसता है तो
एक स्टेज ऐसे भी आती है जब माँ आधा लीटर 1 लीटर तक भी एक दिन में दूध जो है वो प्रोड्यूस होता है हेल्दी बच्चे के लिए। तो मैम वो धीरे धीरे ही मतलब जी, बढ़ता जाएगा, तो चिंता का कोई इतना विषय नहीं है। मैम ये जो दूध पिलाना है माँ को, तो उन्हें किस तरह का आहार लेना चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए? माँ को अपने आहार की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सिर्फ आहार ही नहीं, उसको आराम भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना है, टेंशन फ्री रहना है, हल्की सी थोड़ी वर्जिश एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी फिटनेस का भी इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि बीच में प्रेगनेंसी में वेट गेन वगैरह हुआ है। तो ये सब कुछ ना उसको अपना ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो हॉस्पिटल से उसको टॉनिक मिलते हैं, जैसे कैल्शियम की गोलियाँ, आयरन की गोलियाँ, ये सब भी लेनी है। तो खाने में मैं ये बताऊंगी, जैसे अगर वो खाने के साथ 1 कटोरी दाल लेते हैं तो अब 2 कटोरी कर दें हर उसके साथ। अगर वो अंडा वगैरह खाते हैं तो जहाँ पहले 1 अंडा खाते थे 2 अंडा खाएं, 1 चपाती एक्स्ट्रा कर दें। तो ये इस तरह से वो अपना डाइट जो है उसको बैलेंस भी रख सकते हैं और बच्चे को दूध भी दे सकते हैं। अगर माँ हेल्दी रहेगी और खाना हेल्दी देगी तो उसका दूध की क्वालिटी भी उतनी ही हेल्दी होएगी। मैम ये हम बात करते हैं कि माँ को बैठ के दूध पिलाना चाहिए या लेट के दूध पिलाना चाहिए, तो ये एक तरह से मिथ कहेंगे या लोग ऐसा मानते हैं कि माँ को लिटा कर दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो क्या ये सही है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक भ्रांति है। माँ जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उस पोजीशन में बच्चे को लेके दूध पिला सकती है। बस ये है कि उसको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि झुकाव नहीं करना है, बच्चे के ऊपर ज़्यादा झुकना नहीं है। उसको एक पकड़ने की पोजीशन होती है कि बच्चे को पूरा सपोर्ट देना है, बच्चा जितना हो सके उतना अपने पास रखना है। उसको ऐसे झुक के पिलाने की बजाय आप नीचे कुछ तकिया या वो रखो ताकि बच्चे का लेवल ऊपर हो। और उसके अलावा माँ का पेट बच्चे का पेट अगर साथ साथ में टच करता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बच्चा सीधा होना चाहिए और पूरा सपोर्टेड होना चाहिए जी। बाकी आप जिस पोजीशन में प्रेफर करते हैं उस पोजीशन में दूध पिला सकते हैं जी। मैम हिमाचल की अगर हम बात कर रहे हैं, अपनी स्टेट की बात करते हैं, तो स्तनपान दर हिमाचल में कितना है? हिमाचल में 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है। मतलब अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 80 अस्पताल में पैदा होते हैं। लेकिन अभी भी हम उन 80 बच्चों को इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू नहीं करवा पाए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, मदर्स को इसका फ़ायदा बताएं, हमारे स्टाफ को इसका फ़ायदा बताएं। पर अनफॉर्चुनेटली उन 80 में से सिर्फ 60 मदर्स ऐसी हैं जिनको हम अस्पताल में 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा पाए हैं। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी हमारी कम है थोड़ी। 100 में से 65 हैं मदर्स जो अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देती हैं। 35 ऐसे हैं जो 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ जो है ऊपर का शुरू करवा देती हैं, चाहे कारण कोई भी रहा जी। और मैम कई बार हमने देखा है कि माँ जो हैं वो ये कंप्लेंट भी करती है, शिकायत होती है उनको कि जो वो दूध बच्चे को पिला रही हैं वो पचता नहीं है और इमीडिएटली स्टूल पास कर देता है बच्चा, तो क्या करना चाहिए इसके लिए उनको? दरअसल जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको पेट की एग्जांपल दी कि बच्चा छोटा है तो उसका कंचे जितना साइज़ है 7 दिन तक जाके अखरोट का होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो जिस तरह से पेट बढ़ता है उस तरह से आंत भी बच्चे की बढ़ती रहती है, ग्रो कर रहा है, क्योंकि बच्चा अभी ग्रोइंग फेज पे है, उसने वजन भी बढ़ाना है, उसने हाइट भी बढ़ानी है, सब कुछ है। तो इसको हम गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स कई बार बड़ों में भी देखने को मिलती है, सिर्फ बच्चों में नहीं, पर नवजात में ये ज़्यादा होती है। तो जैसे ही पेट के अंदर कुछ जाता है तो इमीडिएटली स्टूल पास हो जाता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पच नहीं रहा है या कुछ और है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये कुछ टाइम तक 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक रह सकता है, ओवर टाइम ये ठीक हो जाएगा। तो इसको ये मान के चलना कि शायद बच्चे को दूध नहीं पचा है, ये एक और भ्रांति है। तो मैं चाहूँगी पेरेंट्स को ये कन्वे करना कि बच्चे का दूध पीने के बाद इमीडिएटली स्टूल पास करना बिल्कुल भी अब नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसेस ये एक नॉर्मल प्रोसेस है रेदर, क्योंकि जो मैंने आपको बताया शुरू का कोलोस्ट्रम जो है उसमें तो इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि वो एक नेचुरल परगेटिव, या परगेटिव से मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कायम चूरन होता है, नॉर्मल वैसा काम करता है। तो जितना 9 महीने के अंदर बच्चे ने आंत में इकट्ठा कर रखा है अपना, कुछ उसका जूसेस हैं, कुछ मेकोनियम है, बाकी सब कुछ है, तो ये उसको फटाफट से एक्सपेल कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। अब उसका क्या फ़ायदा मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये जो अगर पेट में रह जाए बच्चे के तो ये पीलिया का खतरा बढ़ जाता है बच्चे को। तो कई ये जो आपका कोलोस्ट्रम है जो आपने शुरू में उसको फीड दी है,
इससे आपके बच्चे को पीलिया होने से भी बचाव होता है साथ साथ। तो मैम जैसे कि हम देखते भी हैं कई बार कि नवजात शिशु जैसे ही जन्म लेंगे तो उसके बाद कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया या किस तरह की उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो आई थिंक अगर ये करें, अपना स्तनपान करवाएं तो इससे भी बच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये आपको एक तरह से आपके बच्चे को पीलिया से भी बचाता है। और मैम कई बार नॉर्मल डिलीवरी होती है तो माँ के लिए थोड़ा आसान होता है स्तनपान करवाना, लेकिन दूसरी जगह जब हम बात करते हैं सिजेरियन सेक्शन की या इस तरह से जिनकी डिलीवरी होती है तो उन माँओं के लिए स्तनपान कैसे उन्हें करवाना चाहिए? हाँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो नॉर्मल डिलीवरी वाले हैं उनको तो जैसे मैंने बोला डिलीवरी के इमीडिएटली बाद बच्चे को माँ के स्तन के बीच में रख दिया जाता है और उनको हम करते हैं कि आप प्लीज़ इसको फीड करवाने की कोशिश करें। हम उनको मोटिवेट करते हैं और मदर्स मोस्टली सक्सेसफुल हैं, आजकल करवा भी रहे हैं। सिजेरियन में ये प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि बच्चा जो है वो और जगह होता है, मदर ऑपरेशन के बाद शिफ्ट होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों को सेपरेट ना किया जाए। तो हमारे या तो नर्सिंग स्टाफ या जैसे मैंने बोला फैमिली का कोई और मेंबर जो है वो हेल्प करवा सकता है। उसमें भी हम 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को स्तनपान जो है वो शुरू करवा सकते हैं। हम पेरेंट्स को या जो हमारे जो हेल्पर होते हैं या स्टाफ होता है उनको हम इस तरह से काउंसिल करते हैं कि बाजू के ऊपर बच्चे को लेटाएं ताकि माँ के पेट के ऊपर वजन ना हो, लेकिन बच्चे का मुंह जो है माँ के स्तन के ऊपर लगाएं तो बच्चा जो है वो चूसना शुरू कर देता है। और जैसे मैंने बोला कि अमाउंट तो कम ही होता है, लेकिन चूसने से और ज़्यादा मिल्क जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से अगर सिजेरियन बॉर्न मदर है तो उसका बच्चा भी बाकी मदर्स की तरह 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान शुरू करवा सकता है। बस ये है कि उसको थोड़ी सी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। मैम हम बात करते हैं अभी जैसे कोविड की बात करें तो अगर किसी माँ को कोविड पॉजिटिव है या कोविड पॉजिटिव पाई जाती हैं तो क्या वो स्तनपान करवा सकती हैं? जी बिल्कुल, कोविड में भी मदर जो है वो बच्चे को स्तनपान करवा सकती है, बस उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जैसे हम ये एडवाइस करते हैं मदर को कि वो नहाएं, साफ़ सुथरा रहें और मास्क का उपयोग करें। और उसके अलावा जितनी बार बच्चे को छुएं अपने हाथ या तो साबुन पानी से अच्छी तरह से धो लें या सैनिटाइज़र से धो लें। बच्चे को स्तनपान करवाएं। स्तनपान के बाद जो बाकी है जैसे डकार मरवाना या बाकी जो केयर करनी है वो जो कोविड नेगेटिव उनका कोई भी घर में फैमिली मेम्बर है वो कर सकता है। और क्योंकि 5-6 दिनों में जो कोविड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद जो जैसे नॉर्मल मदर्स हैं वैसे कर सकते हैं। पर वो जो शुरू के 5-6 दिन है वो क्योंकि बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सिर्फ माँ का दूध मिले, तो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसी चिंता की बात नहीं है मैम कि अगर कोविड हो भी जाए तो भी माँ बच्चे को दूध पिला सकती है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार हम देखते हैं और डिलीवरी के बाद भी कई बार सोर निपल्स या हम बात करते हैं रेडनेस आ जाती है निपल्स पे या स्वेलिंग आ जाती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है मैम? कई मदर्स को परेशानी होती है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ जख्म आ गया है निप्पल के ऊपर। उसका सिंपल एक रीज़न ये होता है कि ये जो हमारे मन के अंदर ये वहम है कि निप्पल जो है वहाँ दूध होता है। नहीं, निप्पल के अंदर दूध नहीं होता है। निप्पल के आगे का जो पार्ट है जिसको एरियोला बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है, दूध एक्चुअली वहाँ होता है। अगर मैंने जैसे आपको बताया बच्चे को पकड़ने की विधि, अगर बच्चे को ठीक तरह से ना पकड़ें और बच्चे का जो जोर है पूरा का पूरा निप्पल पे लगता रहे, वो एरियोला को ना दबा पाए अपने होंठ और अपने तालू के बीच में, तो उस केस के अंदर माँ की निप्पल जो है वो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, सोर निप्पल्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। तो पहली चीज़ जो हम उसको बताते हैं वो ठीक तरह से बच्चे को पकड़ना, जिसको पोजीशनिंग और अटैचमेंट है वो बताते हैं। माँ को हम एडवाइस देते हैं कि अपना ही दूध जो पीछे वाला है जो थोड़ा गाढ़ा है वो निप्पल के ऊपर लगाएं ताकि वो हील होए, और जब तक प्रॉब्लम आ रही है तब तक उस तरफ की निप्पल से वो निकाल के कटोरी चम्मच से दे दे, लेकिन दूसरी तरफ की निप्पल से बच्चे को दूध पिलाती रहे। तो अगर सोर निप्पल है या निप्पल फट गई है, कट गई है, तो वो भी जल्दी से जल्दी 2 दिन 3 दिन में हील हो जाएंगी। और फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप जो भी आपका हेल्थ स्टाफ नियरेस्ट है उससे ज़रूर जाके कांटेक्ट करें कि बच्चे को ठीक तरह से पकड़ने की विधि, उसको ठीक तरह से छाती से लगाने की विधि, ये ज़रूर जो है वो सीख लें। जी, और मैम अगर हम बात करते हैं कि 6 महीने के बाद शिशु को किस तरह का आहार देना चाहिए? 6 महीने के बाद बच्चे को हमें ऊपर का आहार जो है वो शुरू कर देना चाहिए,
उस ऊपर के आहार में आप जो घर में कुछ भी अपना बनाते हैं उससे शुरुआत करनी चाहिए। अब जो भ्रांति है कि सेरेलैक देना है या ये चीज़ें जो होती हैं इतनी हेल्दी नहीं होती हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ में बन के आई होती हैं, और क्योंकि एक डब्बा जो होता है जब हम खोल देते हैं, जब तक तो खुला नहीं है तब तक तो वो स्टेराइल है, जब वो खुल जाता है तो वो कंटेमिनेटेड, यानी कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी बजाय अगर हम उसको ताज़ा थोड़ा सा हलवा बनाएं, सूजी की खीर बना के दें, जो इस तरह की पतली मीठी चीज़ें, ये इससे शुरुआत करें। और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा हो तो हम उसको केला दूध में मैश करके दे सकते हैं। हम थोड़ा सा अंडा जो सफ़ेद वाला है उसको थोड़ा सॉफ्ट बॉयल करके उसको खिला सकते हैं, उसको बनाना, बाकी कोई फ्रूट दे सकते हैं, और आप घर में पतली खिचड़ी बना के दे सकते हैं, उसको दाल बना के दे सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अभी भी हमारे भ्रांति ये है कि क्योंकि दूध बहुत पतला होता है तो हम खिचड़ी देने की बजाय बच्चे को पानी, चावल का पानी, दाल का पानी ये देते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि बच्चे का पेट की कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो अगर हम उसको गाढ़ा एनर्जी डेंस खाना नहीं देंगे तो पेट तो उसका भर जाएगा लेकिन उसको ताकत नहीं मिलती है उस खाने से। चलिए मैम, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, और हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ होगा आज मैम, तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।